क्लास 11th के CS IT FIT फाउंडेशन ऑफ IT के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, गेटिंग स्टार्टेड विद C++। इसमें पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है वो ये है, हु वाज डेवलपर ऑफ C++? C++ के डेवलपर कौन थे? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डेवलप हुई थी AT&T बेल लैब्स 1980 के दशक की शुरुआत में, और इसे डेवलप किया था याने स्ट्राउस्ट्रप या बजाने स्ट्राउस्ट्रप, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन याने स्ट्राउस्ट्रप है। What was the original name given to C++? Who gave the name C++? ओरिजिनल नेम क्या दिया गया था C++ को और किन्होंने दिया C++? देखिए, C था, C में स्ट्रक्चर पे खत्म किया गया था, और उसके बाद स्ट्रक्चर एक तरीके से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना क्लासेस के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और क्लास में ज्यादा अंतर नहीं है। जो ओरिजिनल नेम था C++ को जो दिया गया था वो था C विद क्लासेस। रिक मेसिटी, उन्होंने ये नाम दिया था C++ का। व्हाट इज मेंट बाय टोकन? टोकन का मतलब क्या होता है? और नेम द टोकन्स अवेलेबल इन C++। टोकन का मतलब क्या होता है? कौन कौन से टोकन अवेलेबल हैं C++ में? जो सबसे छोटे इंडिविजुअल यूनिट किसी एक प्रोग्राम में हो सकते हैं उन्हें हम टोकन कहते हैं। जैसे अब देखिए, ये लाइन है, यहां पर हम देखेंगे 3 एक टोकन है, डॉट एक टोकन है, W एक टोकन है, ऐसी क्वेश्चन मार्क एक टोकन है। ये सारे जो वर्ड, मतलब एक एक अक्षर आप देख रहे हैं, स्पेस भी, ये स्पेस भी ना, व्हाइट स्पेस भी आपका एक टोकन है। तो कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स है, पंक्चुएटर्स है और ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे टोकन की श्रेणी में आते हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? कैन कीवर्ड्स बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं और क्या कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं? कीवर्ड का मतलब होता है वो रिजर्व वर्ड जो जिन्होंने प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उन्होंने इसे रिजर्व किया है कि ये चीज जो है वो स्पेसिफिक काम के लिए, तो कंपाइलर उसे समझता है कि इसकी स्पेशल मीनिंग है और स्पेशल पर्पस है। और दूसरे सवाल का उत्तर ये हुआ कि कीवर्ड को आप कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड इसीलिए इस वर्ड के आगे की लगा हुआ है, ये स्पेसिफिक है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, यू कैन नॉट रीयूज इट। आइडेंटिफायर क्या होता है और इसको लिखने का आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल क्या होता है C++ में? आइडेंटिफायर आप और मैं जब प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी एक नोन कि ये वैल्यू चेंज करने वाला है या इसमें हम वैल्यू रखने वाले हैं टेम्पररीली या परमानेंटली, तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हमने कहा इंट ऐड, हमने ये वेरिएबल बना दिया, हमने ऐड का नाम इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ ऐड जैसी चीज इसमें आने वाली है, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया इसको। जो पहला कैरेक्टर है, इसकी अब नेमिंग कन्वेंशन देख रहे हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा लेटर होना चाहिए। अंडरस्कोर भी एक लेटर की तरह ही काउंट होता है, इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता इसमें। अपर और लोअर केस लेटर्स ये डिफरेंट होते हैं, दोनों ही अलग तरीके से देखे जाएंगे, उनको इंटरप्रेट किया जाएगा, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन शुरुआत का जो, जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया 8 ऐड, ये गलत हो जाएगा, लेकिन मैं A8 DD कर दूं तो ये चलेगा। ये कभी शुरुआत में नंबर नहीं हो सकता, 0 से 9 तक कोई नंबर नहीं हो सकता। उसके अलावा शुरुआत हमेशा आप अल्फाबेट से करेंगे या फिर अंडरस्कोर से करेंगे। अंडरस्कोर से नॉर्मली जो सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम दिया जाता है। C++ क्या केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये ADD लिखा ऐड और मैंने लिखा ADD,
तो ये जो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये ऐड और ये ऐड अलग अलग है। तो C++ ध्यान दीजिएगा कि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जो टर्म केस सेंसिटिव एक किसी भी तरीके से अगर आपका अक्षर बड़ा या छोटा होता है और दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं तो ये अलग माने जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स एंड व्हाई नॉट। देखिए ये आइडेंटिफायर बिल्कुल वैलिड है, ये भी वैलिड है। यहां मैंने कहा था 1 से शुरू नहीं कर सकते, 0 से 9 कोई मतलब यहां नंबर आ ही नहीं सकता, नंबर से शुरू कर ही नहीं सकते आप। माई डॉट फाइल डॉट नहीं आ सकता बीच में। ASM ये ध्यान दीजिएगा, स्विच, गो टू ब्रेक, ये ब्रेक, ये सारे जो है ये ऑलरेडी अपने पास क्या है, रिजर्व वर्ड है। तो डेटा REC ये सही है, अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वन डेटा है ये गलत है, इसको यहां पर वैलिड कहा गया है, ये गलत है, ये इनवैलिड है। वन डेटा इज इनवैलिड, ध्यान दीजिएगा। और ये माई डॉट फाइल ये गलत क्यों है, क्योंकि कोई भी अंडरस्कोर के अलावा कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आप डॉलर यूज करेंगे, जैसे आप करना चाहते हैं कुछ और से एट द रेट, कुछ नहीं कर सकते आप। ओनली अंडरस्कोर कहीं भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। और जो ASM, स्विच, गो टू ब्रेक, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है। व्हाट आर लिटरल्स, लिटरल्स क्या होते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स आर अवेलेबल इन C++। लिटरल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के इंटीजर लिटरल्स होते हैं या अवेलेबल हैं C++ में। लिटरल्स नंबर के बारे में बात करें, ये वो डेटा आइटम्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे। ऐसे आइटम्स जो पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो आप इसको क्या कांस्टेंट बोल सकते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। नंबर्स की बात करें तो जो भी नंबर्स, चाहे वो डेसिमल हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हो, जो पूरे प्रोग्राम भर में चेंज नहीं होंगे, उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। और लिटरल्स ध्यान दीजिएगा कि यहां पर तो हमने बात की इंटीजर लिटरल की, क्योंकि कितने टाइप के हैं 3 बता दिए। लेकिन लिटरल का मतलब कैरेक्टर लिटरल भी होता है। अगर आप एक कैरेक्टर लिटरल दे रहे हैं, जैसे आपने अपना नाम एक कैरेक्टर में रख दिया और आप कहते हैं इसको चेंज नहीं करना है मुझे पूरे प्रोग्राम में, तो भी लिटरल कहलाएगा। व्हाट इज एन इंटीजर कांस्टेंट, राइट इंटीजर फॉर्मिंग रूल ऑफ C++। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे ये 234 इंटीजर है, लेकिन 234.63 ये इंटीजर नहीं है, ये आपका फ्लोट या डबल में जाएगा। तो इंटीजर का जो रूल है, फॉर्मिंग रूल है C++ में, वो इस तरीके से है, एक इंटीजर कांस्टेंट कम से कम एक डिजिट उसकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1, और इसके पास एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और नंबर जिसके पास साइन नहीं होता है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। कॉमा आपके इंटीजर कांस्टेंट में नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स आर अलाउड इन C++। कितने टाइप के इंटीजर कांस्टेंट्स अलाउड है C++ में और किस तरीके से उन्हें लिखा जाता है। C++ में इंटीजर कांस्टेंट को हम 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर भी हमने 8वें क्वेश्चन में भी देखा था, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। तो C++ में ये 3 टाइप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, इसमें जो इंटीजर कांस्टेंट में डिजिट सीक्वेंस में होंगे, बट ध्यान दीजिएगा इट डज नॉट बिगिन विद डिजिट 0। यानी डेसिमल है तो आप 1 से कितने भी 2, 3, 4 डेसिमल में सब आता है, 1 से लेकर 10 तक सब आता है, लेकिन बस 0 से स्टार्ट मत करिएगा इसको। ऑक्टल में इसमें जो इंटीजर कांस्टेंट है वो 0 से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए 9 लिखा है आपने तो 0, 1, 1, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्टल केवल 0 से लेकर 7 तक जाता है।
0 से लेकर 7 तक जाता है। ऑक्टल मतलब 8 मेंबर्स, 0 से 8 का काउंट करेंगे, 0 से 7 काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में इसमें 0x या कैपिटल 0x से शुरुआत होती है, यहाँ 0 से शुरू होती है, यहाँ 0 से शुरुआत नहीं होती है, यहाँ छोटा 0 या बड़ा 0x से शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए 11 लिखना है तो 0xb लिख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर है तो आप वही लिखिए, लेकिन आज जैसे आप 10 पे जाते हैं तो a से शुरू करते हैं 10 और इस तरीके से 15 तक जाते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 15 तक मिलाएं तो कितना होता है, गिनिए 16 हो गए। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, हेक्सा मतलब 16, हेक्साडेसिमल मतलब 16। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट्स आर दी फॉलोइंग, ये कौन कौन से, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम एलिमेंट है। 13 क्या है, देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है कि एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है। ए जो है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, जब भी आप इस तरीके से कर देते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ 4 तो दिख रहा है, साथ में आपको डॉट डेसिमल पार्ट भी दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्लोटिंग कांस्टेंट है। ए के ऊपर जब डबल कोट्स आ गए तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। आप देखें इसमें केवल एक ही कैरेक्टर है लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग की श्रेणी में आ रहा है। जैसे अगर आप लिखें से माय नेम, डबल कोट्स में करेंगे तब तो ये स्ट्रिंग आराम से दिख रहा है, लेकिन मैं केवल एम को अगर डबल स्ट्रिंग कर दूं तो भी ये स्ट्रिंग लिटरल ही कहलाएगा। अगर मुझे केवल एक कैरेक्टर की तरह मानना है इसे तो मैं एक सिंगल कोड में दूंगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। और मेन तो खैर फंक्शन है, ये मेन फंक्शन हमारा यही से इसी के थ्रू एंटर करते हैं, इसी से बाहर निकलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट्स आर दी फॉलोइंग, ये इसमें से कौन कौन से प्रोग्राम एलिमेंट, कौन कौन प्रोग्राम एलिमेंट है, किस तरीके के। 14 तो अभी हम डिस्कस किया, जैसे 13 है वैसे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर 0 दिख रहा है और आपको 7 से कम नंबर दिख रहे हैं तो ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पर 0x दिख रहा है, 0x देखते ही आगे का मत देखिए, आपको क्लियर बता चल जाना चाहिए कि ये हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। एक साथ ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, एक से शुरू हो रहा है, ये एक से किसी से भी शुरू हो सकता है, बस 0 से नहीं हो सकता। 0 1 4 0 से शुरू हो रहा है और बाकी नंबर सब 7 से कम है, 0 और 1 7 देखिए तो ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट हो गया। 0x से जैसे ही स्टार्ट होगा आप सीधा बताएंगे कि ये हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। व्हाट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है C++ में। कैरेक्टर कांस्टेंट एक कैरेक्टर जो एनक्लोज होगा सिंगल कोड से, जैसे अभी मैंने समझाया था, जैसे ए है, जैसे मैं कहूं x, इसको मैं सिंगल कोड से कर दूं तो ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। हाउ आर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन C++, C++ में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं उसको हम करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस से, जो नहीं दिखाई देते। जैसे इसमें इस पूरे पेज में आपको ये 1 3 दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है और W दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, ये जो नहीं दिखाई दे रहा उसी की बात हो रही है। एस्केप सीक्वेंस से करते हैं। जो एस्केप सीक्वेंस है उसको हमेशा हम बैक स्लैश से शुरू करते हैं। ये बैक स्लैश होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो ये बैक स्लैश से शुरू करते हैं। जैसे स्लैश एन है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, नया लाइन या लाइन फीड। Why are characters this and this typed using escape sequences? ये जो आप सारे देख रहे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि ये है या ये है, ये सारे टोकन की श्रेणी में आते हैं। तो जो ये 4 कैरेक्टर की बात हो रही है ये हम एस्केप सीक्वेंस से इसलिए बताते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल मीनिंग इनके पास है या ये अपने आप में रखते हैं, प्रोग्राम का एक पार्ट होते हैं। लेकिन जब इनको हमको प्रिंट कराना होता है या इसको कहीं हमको दिखाना होता है, इसको हम टाइप करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए फिर एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे। एस्केप सीक्वेंस से ये बता देते हैं शुरुआत करते ही कि देखिए साहब इसके आगे कैरेक्टर जो आने वाला है, जैसे मुझे स्लैश प्रिंट करना है तो मैं स्लैश स्लैश करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस स्लैश के बाद दूसरा स्लैश आ रहा है, इसका मतलब ये स्लैश को आप स्पेशल कैरेक्टर ना लें या इसके ऊपर कोई ऑपरेशन ना करें, इसको केवल प्रिंट कर दें या इसको केवल दिखा दें। Which escape sequences represent the new line character and null character? कौन से escape sequence है न्यू लाइन और null character represent होता है। In escape sequence represents how many characters, एक escape sequence में कितने कैरेक्टर होते हैं। तो स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर है,
स्लैश जीरो नल कैरेक्टर है। एस्केप सीक्वेंस में मतलब एस्केप सीक्वेंस कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है? एस्केप सीक्वेंस चाहे स्लैश एन लिखें, दिख तो आपको दो रहे हैं लेकिन ये केवल एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस? इसमें से कौन सा वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है? ठीक है, कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट वैलिड है इसमें बताना है सी प्लस प्लस में। तो कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब क्या होता है? सिंगल, ये या ये, ऐसे हो सकता है, ये भी है एक अगर आप ले तो ये वाला, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो ये वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्योंकि दो का मतलब ये होता है क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस के साथ दिया गया है, अल्टीमेटली इसका मतलब यही होगा। यहाँ पर डबल कोड का एक कोड है, डबल कोड का एक कोड है, तो ये सिंगल में अगर रख दिया तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। सी तो खैर है ये। व्हाट इज मेंट बाय अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है सी प्लस प्लस में, और कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज कैन अ फ्लोटिंग कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड इनटू? कितने तरीके से फ्लोटिंग कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फ्लोटिंग कांस्टेंट्स वो नंबर जिनके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, और वो किस तरीके से लिख सकते हैं? दो फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग रियल कांस्टेंट्स इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो रियल है इसको आप एक्सपोनेंट में लिखिए। तो इसका तरीका क्या होता है? सबका एक ही तरीका है, यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं, यहां पर जीरो करिए, आगे पॉइंट लगाइए, और उसके बाद जितने भी नंबर यहां से यहां तक लाने में लगेंगे, जितने भी आप एक तरीके से नंबर्स यहां से यहां तक जम करेंगे, दो जैसे यहां से यहां तक जम कर रहे हैं ना, तो 10 की पावर 2 लगा दीजिए। जैसे 7 ये बताता हूँ 7.214, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 0.7214, तो कितना जंप किया मैंने? एक, तो इसको 10 टू द पावर 1 से आगे के जंप में पावर जो है पॉजिटिव होगी, और बाद के जंप में पावर 10 की पावर माइनस, मतलब पावर माइनस हो जाएगी। राइट द रियल और फॉलोइंग रियल कांस्टेंट्स इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसका तरीका ये है कि 0.13 e टू द पावर 4 है, इसको कैसे लिखेंगे? यह है 0.13 इंटू 10 टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 0.13 है, राइट। और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है इसको आपको, तो अब आप 10 टू द पावर 4 इसके नीचे लगा दीजिए। मतलब इसको रियल कांस्टेंट को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए या इसको लिखने के लिए हमें तरीका क्या अपनाना पड़ता है? जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया कि ये थर्ड और फोर्थ देख लीजिए अभी, फिर मैं आपको पहला और दूसरा बताता हूँ। थर्ड फॉर्म में देखिए आपके पास 0.4 है इंटू 10 टू द पावर -5 है। 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या होता है? 5 बार 0 से डिवीजन, तो ये कितना हो जाएगा? 0.000004। और 12.3 का भी ऐसे ही है, 0.123 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 12.3। अब 0.13 को 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ये पहला वाला 0.13 को 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका मतलब होता है 0.13, इसका मतलब होगा 1 2 3 4, जैसे हमने इसको किया था, तो कहां पर आएगा? जीरो कहां पर आ जाएगा? 1 3 0 0.00, ऐसा हो जाएगा। 10 की पावर 4 है ना, और जब माइनस से करेंगे 10 टू द पावर -4, तो 0.417 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका मतलब 4 बार 0 और बढ़ा दीजिए इसके आगे, 0.00000417, ऐसे हो जाएगा। व्हाट आर स्ट्रिंग लिटरल्स इन C++? स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं C++ में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग लिटरल्स इन टर्म्स ऑफ साइज? जो स्ट्रिंग लिटरल होता है इसका मतलब सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जो डबल कोट्स में रखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग कोट्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोट्स में, और कैरेक्टर जो कांस्टेंट होता है उसका मतलब उसका साइज एक ही होता है, वो सिंगल कोट्स में आता है, सिंगल कोट्स में। और जो स्ट्रिंग लेटर का मतलब होता है कि जो भी अंदर कंटेंट होगा वो तो होगा, लास्ट में अपने आप एक जुड़ जाता है, उसे हम स्लैश जीरो कहते हैं, जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। व्हाट और विच कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली एडेड टू स्ट्रिंग्स इन C++? अभी अभी जैसे होता है स्लैश जीरो, ये अपने आप जुड़ जाता है। तो जो स्पेशल कैरेक्टर होता है स्लैश जीरो, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है स्ट्रिंग्स में C++ में।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नल और स्लैश जीरो कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग? सिग्निफिकेंस क्या है स्लैश जीरो का? हर एक स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट उसमें स्लैश जीरो ऐड हो जाता है। ये बताता है कि ये स्ट्रिंग का एंड है। हमें वरना कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग का एंड कौन सा है? तो स्लैश जीरो एक सिंगल कैरेक्टर है। जब भी आप साइज की बात करेंगे स्ट्रिंग की, तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंगे प्लस एक जो स्लैश जीरो है वो भी ऐड हो जाएगा। व्हाट हेडर फाइल मस्ट यू इंक्लूड विथ योर सोर्स फाइल टू यूज सी आउट एंड सी इन? कौन सा हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सोर्स फाइल में ताकि आप सी आउट और सी इन कर सकें? तो उसके लिए हम iostream.h करते हैं ताकि हम ये यूज कर सके दोनों। नेम दी IO लाइब्रेरी ऑफ C++। इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी C++ की क्या है? वो भी iostream.h है। नेम दी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर डिवाइसेस। तो इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड है, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, एरर डिवाइस ये आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है। हाउ आर फाइल्स एक्चुअली ट्रीटेड इन C++? तो जो फाइल का ट्रीटमेंट है वो एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होता है। C++ में फाइल का ट्रीटमेंट एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट होता है C++ में। हाउ इज डेटा एट यूजर लेवल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेटा एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल? यूजर लेवल का डेटा इम्प्लीमेंटेशन लेवल से कैसे अलग होता है? जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, जो यहां पर जो नोशन है डेटा टाइप की मिसिंग, जब तक और जहां तक यूजर लेवल पर जो नोशन है वो डेटा टाइप इज प्रेजेंट, इम्प्लीमेंटेशन लेवल में बताया जाता है कि डेटा टाइप मिसिंग है, और यूजर लेवल पे नोशन है कि डेटा टाइप इज प्रेजेंट। ये दोनों अंतर है। अगर आप देखें कि डेटा जो यूजर लेवल पे है और डेटा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेस बिटवीन यूजर लेवल एंड लोएस्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके बीच में? यूजर लेवल और इम्प्लीमेंटेशन लेवल के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे हम कहते हैं आईओ लाइब्रेरी। आईओ से होता है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, आईओ लाइब्रेरी। अगला आता है कि which component of C++ standard library predefines a set of operations for handling built-in data types? तो उसके लिए IO लाइब्रेरी है, वो ये बताती है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, handling of built-in data types. What are predefined stream objects in C++? C++ में predefined stream objects क्या है? इसमें स्ट्रीम जैसे बाइट की तरह जो स्ट्रीम दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसमें सी इन है, सी आउट है और सी एर है। ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, और ये स्टैंडर्ड एरर जो एरर आएगा। इफ द फाइल iostream.h इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, व्हाट हैपेंस? iostream.h अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि आपने केवल अपना कोड लिख दिया, बाकी जो ये कोड या फिर जो फंक्शंस या जो भी चीजें कॉल हो रही है उसके लिए आपने कोई कोड का इंडिकेशन दिया नहीं, तब क्या होगा? सवाल ये है। यदि iostream.h इंक्लूड नहीं करते हैं, जितनी भी सी इन, सी आउट या सी एर ये वाले में जो भी रेफरेंस किया जाएगा, ये जहां जहां आपको ये दिखाई देंगे वहां पर आपका कंपाइलर बोलेगा कि हमें ये पता नहीं क्या चीज है, एरर देगा। ये तभी समझ में आएगा जब इसके ये चीज आप इंक्लूड करें और यहां इनकी डेफिनेशन होती है। व्हाई इज फंक्शन मेन स्पेशल? फंक्शन मेन स्पेशल क्यों होता है? एंड व्हाट वुड हैपन इफ मेन इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोग्राम? मेन एक ये घर है, इसमें पिताजी है या माताजी है, ये मेन होती है ना। बाकी बच्चे हैं, साथ में हो सकता है डॉगी हो या आपके बड़े बुजुर्ग हो, ये सारे तो लोग होते हैं, लेकिन एक उसमें मेन होता है, सारे डिसीजन मेकर या जो। तो इसी तरीके से सी या C++ या जो भी प्रोग्राम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे उसमें एक मेन जरूर होता है जहां जिसके थ्रू जाएंगे। अब जैसे आप वेब पेज की बात करें तो आप index.php या index.html में पहले एंटर करते हैं, फिर बाकी जगह आप जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से मेन है, यहां से आप एंटर होते हैं, यहां से शुरुआत होती है, मेन से जहां ब्रेस शुरू होता है और मेन के ब्रेस से एंड हो जाता है। मेन नहीं होगा तो क्या होगा? मेन फंक्शन वो पॉइंट है जहां पर सारे C++ प्रोग्राम्स की शुरुआत होती है, एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होता है। सीक्वेंशियली हर एक स्टेटमेंट मेन के बाद
एग्जीक्यूट होता है। लास्ट में जाके मतलब जब ये एंड आपको ब्रेस मिलता है मेन का, उसके बाद प्रोग्राम बाहर आ जाता है। मेन अगर है ही नहीं तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सबसे पहले आपको एरर आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। अब अगला है व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम एरर्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम एरर्स कैन यू इनकाउंटर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। कौन कौन से एरर है जो आप प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं और आते क्यों हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्रोग्राम एरर जो है इसमें 3 मेन इनको दिया गया है, 3 मेन श्रेणी है इसमें। एक सिंटेक्स एरर है, एक आपका सिमेंटिक एरर है और एक आपका टाइप एरर है। सिंटेक्स, सिमेंटिक और टाइप एरर, ये एरर्स है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्रामिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ रूलिंग होती है। अगर उस रूल को फॉलो ना करें, आप कहते हैं कि हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए, अगर उस रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा। सिमेंटिक एरर का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स है वो मीनिंगफुल नहीं है। सिंटेक्स मतलब कोई भी आपने, जैसे आपको मेन लिखना है, आप मेन की जगह MAN कर दिया आपने, तो एरर दिखा देगा कि मेन तो हमें पता ही नहीं, आप मेन लिखिए या गलत लिखा हुआ। इसी तरीके से सिमेंटिक एरर का मतलब ये होता है कि कोई लॉजिकल एरर हो या जो प्रोग्राम मीनिंगफुल ना हो, लॉजिकल जहां पर प्रॉब्लम। तीसरा होता है टाइप एरर। ये टाइप एरर क्या होता है? ये तब होता है जब डेटा वैल्यू कोई भी ऐसा आप पास कर दें जो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे आपने कहा मेरा ईमेल, आप ईमेल डालिए और ईमेल में आपको डालना है और आप डाल क्या है, किसी ने डाल दिया कि मान लीजिए नंबर डाल दिया ईमेल में, तो ईमेल में नंबर तो काम नहीं करता है, तो वो गलत हो जाएगा इनपुट इस तरीके से। अगला है अपार्ट फ्रॉम पॉइंटिंग आउट एरर्स, व्हाट इज द अदर रोल ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का बहुत बड़ा रोल है। कंपाइलर तो सब कुछ ही करता है, मतलब ये तो एक शायद मेरे ख्याल से 1% काम होगा कंपाइलर का। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में, जो कि फाइनली किस में कंप्यूट होगी या चेंज होगी, बाइनरी लैंग्वेज में 0101 में। तो असली काम तो कंपाइलर ही करता है, एरर तो बताता ही है वो। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोड जनरेशन, कैन अ प्रोग्राम बी एग्जीक्यूटेड बिफोर इट। जब आपने सारे एरर्स दूर कर लिए, कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को और ट्रांसलेट कर दिया इसको असेंबली इंस्ट्रक्शन सेट में, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, इस सारे प्रोसेस को या इस सारे ट्रांसलेशन को हम कहते हैं कोड जनरेशन। व्हाट इज द इनपुट ऑपरेटर, ये दिस एन आउटपुट ऑपरेटर कॉल्ड, ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोले जाते हैं। तो ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये वाला जो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। यह स्ट्रीम एक्सर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यह स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एरर एंड सिंटेक्स एरर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। डिफरेंस क्या है रन टाइम एरर और सिंटेक्स एरर में, इसका एग्जांपल भी दीजिए। इसका मतलब समझिएगा कि एक एरर रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर तब होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, जैसे जिस प्रोग्राम एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हो, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फिर क्या होगा, रन टाइम एरर होगा। जबकि सिंटेक्स एरर का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्रामिंग में कहा गया कि देखिए साहब, आपको जो आइडेंटिफायर है वो आपको नंबर से शुरू नहीं करना है, केवल अंडरस्कोर या किसी अक्षर से शुरू कर सकते हैं, और आपने उसको नंबर से शुरू कर दिया तो वो सिंटेक्स एरर में आ जाएगा। इस तरीके का सिंटेक्स एरर होता है। जैसे आपने कोलन दे दिया, इसको तो सेमी कोलन चाहिए, इसीलिए। तो ये हमने जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। अभी आगे जो इसके और क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो है वो हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।